खुद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास मौजूद हैं, तो उसी बात से ये बात निकली और उसी पे ही मैं समझता हूँ सवालात होंगे जो उनको मनी ट्रेल दिखानी है। और दूसरा ये भी होगा कि जो कतरी ख़त आया हुआ था, तो कतरी ख़त कैसे आया, किस तरीके से आया, और उसने अपने मुखातिब करते हुए जब पार्लियामेंट के अंदर उसने बात की थी और कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, मैं दे सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसी के दायरे में सवालात ज़रूर हुए होंगे। साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने पेश होने से पहले वाली लिखी हुई तकरीर पढ़ी और कौम को एक मैसेज दिया, किस तरफ जा रहे हैं ये हालात? देखिए, जब भी आदमी लिख कर कोई चीज़ पढ़ता है तो समझ लें कि वो प्रैक्टिकल कोई हकीकत नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो सच्चाई होती है वो ज़हन के अंदर होती है और वो खुल के बात आती है। जो गलत बयानी झूठ होता है वो लिख के दिया जाता है, वो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने से तो मुझे ये लगा कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई सच्चाई है नहीं, सच्चाई उसको लिख के दी गई है कि इसको पढ़ लो, ये सच्चाई है। शाह साहब, कल सीएम मुराद अली शाह ने एक बात की, आप इत्तेफाक से सिंध असेंबली में मौजूद है, उसने एक बात की कि हो सकता है सिंध असेंबली अपना मुद्दा जो है वो पूरा ना कर सके, मुद्दत पूरी ना कर सके। क्या कोई खिचड़ी पक रही है क्या? देखें, अगर कोई तो वो अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं सिंध असेंबली के बाहर, और वजीर आजम की जीआईटी में पेशी के हवाले से उन्होंने कहा कि लिखी तकरीर जो उन्होंने पढ़ी से मालूम होता है कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा न खासा कोई ऐसा मसला आ जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया जाए और ख़त्म किया जाए, तब तो हो सकता है। अदरवाइज कानून और आइन के अंदर ऐसी शक कहीं मौजूद नहीं है कि नेशनल असेंबली अगर ख़त्म हो जाए तो प्रोविंशियल असेंबली भी ख़त्म हो सकती है। साहब ये बताएंगे, कल वजीर आजम पेश हुए जीआईटी के सामने और उसी तरह से जिस तरह आप रोस्टम पे खड़े हैं, कल आके वजीर आजम ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और मैंने कोई करप्शन नहीं की और ना ही उनकी ज़ात पर बकौल उनके कि उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर जीआईटी के सामने क्यों पेश हुए? और वो ये भी कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अदालत। बात यह है कि अगर उसने नहीं किया तो मियां साहब तुम कौम से मुखातिब क्यों हुए? अगर तुमने नहीं कुछ किया तो तू नेशनल असेंबली के अंदर क्यों पेश हुआ और अपनी वजाहतें दी और रिकॉर्ड पे बातें हैं? तो ये मियां साहब बादशाह आदमी है, भोले आदमी है, भोले आदमी। नहीं, बल्कि इनका ये जो भोलापन है, क्या ये खुद को बचाने के लिए भोलापन कर रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, कौम को? नहीं, अभी कभी कभी भोला बन जाते हैं किसी और को भोला बनाने के लिए, ऐसा होता है। मतलब मियां साहब की ये टैक्टिक्स है कि वो लोगों को मुबहम रखें और अपनी चीजें। इतने होशियार वो नहीं है, मगर पीछे से उसके पास टीम है जो उनको होशियार बनाती है, बनाने की कोशिश करते हैं, मगर मियां साहब फिर उधर ही उस जगह पे ही चल पड़ते हैं। ये पहले जीआईटी ये मौक़िफ़ रखा था कि कतरी शहजादे को आना पड़ेगा, अब ये वहाँ जा रही है टीम उनसे सवालत करने, कोई समझ रहे कि पस पर्दा कोई डील होगा? मैं समझता हूँ कि ये जीआईटी अपने आप को डाउन रेट कर रही है। तभी इसका मतलब यह है कि अदालतों को कोई ना आए तो जाना पड़ेगा उधर। इससे पहले भी कोई बात हुई थी तो उसमें ये कहा गया था, मेमो स्कैंडल के ज़माने में, या कोई और एक इशू आया था, ये हमारा कौन सा एम्बेसडर था हमारा अमेरिका में, हक्कानी, इसके सिलसिले में बात आई थी तो कोर्ट ने इस चीज़ को माना नहीं था। और ये जीआईटी नहीं है, मैं अदलिया को भी कहना चाहता हूँ कि ये जीआईटी नहीं है, ये जीआईटी इज अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम, कि उनको साफ करके दे दे कि ये मसला है। तो आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ या उसकी टीम इस जीआईटी पर अपना जो दबाव रख रही थी वो उसमें कामयाब हो गई? देखें, ये दबाव पहले दिन से है, जब सुप्रीम कोर्ट में था तब भी दबाव था। वज़ीरा ने बहुत अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर पीपल्स पार्टी होती तो हम तो जेलों में ही पड़े रहते, जमानतें भी नहीं होती। और जो रवैया जुडिशरी के साथ मुस्लिम लीग ने किया है वो बाहर से शर्म और बाहर से अफसोस है, तकलीफ दह बात है। जब अदारों को आप इस तरीके से मुलायन करना शुरू करेंगे
तो अदारे जब कमज़ोर होंगे तो रियासत भी कमज़ोर होगा, फिर वो रियासत बनाना रिपब्लिक बन जाती है। द माइट इज़ राइट, जिसको ताकत होगी वो ताकत के बलबूते पे चलेगा। और बनाना रिपब्लिक का तो तरीका ये होता है कि हर आदमी अपने कुव्वत के ऊपर आगे बढ़ता है। तो पाकिस्तान को अगर बनाना रिपब्लिक ही बनाना है, जो बनने जा रही है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई उनको एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अदलिया को बेइज्जत करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अदलिया के जजेस को थ्रेट करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अदलिया के बच्चों को, जजेस के बच्चों की ज़मीन तंग करने की धमकी दी जाए और जिसमें माफिया भी कहा जाए, सिजियन माफिया भी कहा जाए, और उनको तंग भी करो, उसके बाद भी उनको कोई न कहे, और उसके बाद उनकी ज़मीन भी तंग की जाए, उसको भी कुछ न कहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? बनाना रिपब्लिक ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। JIT के बाद शाह साहब आप ये बताएं, क्या JIT में वज़ीर आज़म के पेश होने के बाद भी वो सादिक और अमीन की कुर्सी पर अभी मौजूद हैं? आप समझते हैं कि वो अब? मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को JIT में एज ए मुल्ज़िम पेश होना, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर इस मुल्क में कोई मॉरल वैल्यूज़ हों तो ये मॉरल वैल्यूज़ की बात है। सादिक और अमीन नहीं रहे। सादिक अमीन उस वक्त ख़त्म हो गया जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। अच्छा, ये बताइए, अवामी अदालत की बात की जा रही है, अब क्या इनको जरूरत पड़ गई अवामी अदालत की? पहले तो JIT में भी पहुंच गया, इनको अवामी अदालत में जाइए तो कल डिज़ोल्व करे, अवामी अदालत में चला जाए। मैं तब नवाज शरीफ को मानूंगा, तब कहूँगा कि उसके ऊपर सच्चाई है, तब कहूँगा कि उसमें सच है, तब कहूँगा कि उसमें हकीकत है, तब कहूँगा कि उसमें कोई पॉलिटिकल विजन है। अदरवाइज बोलना, बात भूल जाना। अवामी अदालत में आया तो जाओ, कहते मैं नहीं जाता, मैं अवामी अदालत में जाता हूँ, डिज़ोल्व करता हूँ असेंबली में, अवाम के पास जा रहा हूँ, बड़ी अदालत में जा रहा हूँ। नहीं, ये कहने की बातें हैं। अवामी अदालत लगेगी, अभी लगे ना, आओ लगाओ, अभी मज़ा आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के वुज़रा और MNA जो है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कप्तान जो है आखिरी विकेट पे विकेट गिरा रहा है, और अभी भी ये इत्तलात है कि कई और रहनुमाओं की भी उनके रास्ते हैं। आखिरी प्लेयर बड़ा अच्छा खेलता है और सिक्सर मारता है। सिक्सर मारता है। आप समझते हैं कि आप मियादाद वाला सिक्सर मारेंगे जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शारजा का मैच हुआ? आजकल सियासत के लैंग्वेज क्रिकेट में आ गई है, तो मैंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की। आवाम के फैसले रोकने वाली कोई फैक्ट्री भी है मियां नवाज शरीफ ने, उसके विकेट की आपकी तवील रखने से ताकत में क्या कहा? आवाम के फैसले रोकने वाली कोई फैक्ट्री, उसका जिक्र किया नवाज शरीफ। सारी फैक्ट्रियां उसके पास हैं, ये शायद फैक्ट्री भी नहीं लगा ली होगी। इत्तेफाक है, इत्तेफाक अवामी रोंदगा फैक्ट्री। मतलब कोई ऐसा एहतसाब का आपने कोई मुतालबा नहीं किया? हालांकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन और हाउस जो मिलके चेयरमैन नेट भी लगाते हैं, तो सिंध में भी जो करप्शन के मामला हुए हैं और पीपल्स पार्टी पे भी बड़े इल्जाम रहे सरे महल से लेकर, तो ये आपको ऐसा हमने तो यार, हमें तो अफसोस होता है आप लोगों की सोच पे, आप लोगों के सवालात पे, आप लोगों के ख्यालात पे बड़ा अफसोस होता है। पीपल्स पार्टी तो 11 साल जेल भी काट ली, सरे महल भी पुराना देख लिया, सब कुछ इनके पास था, अभी तक क्यों नहीं आया है वो? परवेज मुशर्रफ 10 साल बैठा, उसके पास सरे महल भी था तो उसके पास करप्शन भी ले आते। 90 करोड़ रुपया, पूरे 90 करोड़ रुपए जो रिकॉर्ड पे सामने बातें आई है, 90 करोड़ रुपए इन लोगों ने स्विट्जरलैंड पे इस्तेमाल किए बीबी के केसेस पे, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये जरूर हुआ, मैं एग्री करता हूँ कि अपने शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पे जजेस से बातें करते हुए सजा दिलवाने की कोशिश की, जो दी भी गई। ये जरूर हुआ है इनके दौर में। अच्छा शाह साहब ये बताइए, हो सकता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी न हो गया, यही समझते हैं कि ये असेंबली मेरे ये सवाल तो हो गया है, मगर आपने मौजूद आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, पहली मरतबा ज़िंदगी में सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। देखें जी, मेरी तो दुआ है कि असेंबलियाँ पूरी अपनी मुद्दतें पूरी करें, मैं ये चाहता हूँ। सब एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तमाशा बनाया हुआ है, अब सब इस तमाशे में शामिल हैं। कल को पीपल्स पार्टी की भी दोबारा बारी आ सकती है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के साथ ये हो सकता है। एक डिक्टेटर ने भी यही करप्शन किया था, लेकिन इसको प्रोटोकॉल के जरिए इसको छोड़ दिया गया, वो बाहर चला गया है, और एक मुंतखब ये क्या बात आपने की? आपकी माजी बड़ी कमज़ोर है। मुंतखब वज़ीर आज़म तो बेचारे तख्तेदार पे भी चढ़े हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म तो कोर्टों में 3-3 मरतबा भी गए हैं, खड़े हो गए, माय लॉर्ड सजा पा के निकले हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी 2 मरतबा गया है,
ये पहली मर्तबा नहीं है, हमसे बहुत कुछ हुआ, मगर हम सियासतदान हैं, डेमोक्रेटिक है, हजम कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हजम नहीं करते क्योंकि इनके अंदर हाजमा ठीक नहीं है। इन लोगों ने इतना कुछ लिया है, इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है कि इनका हाजमा ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल का दूसरा हिस्सा रहा डिक्टेटर। डिक्टेटर को मियां नवाज शरीफ ने कहा था तो मैं इसको लटकाऊंगा, मगर नवाज शरीफ की कहीं कहीं उड़ान कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जो आदमी खुद कमज़ोर होता है, जो किसी चीज़ों में फंसा होता है, जब उसको आईना दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं। उसको आईना दिखाया था कि ये तेरा आईना है, तो उसको कहा नहीं इसको जाने दो, चला। ये एक तासुर है कि मियां नवाज शरीफ अपनी सरकार को बचाने या चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तासुर दुरुस्त है? कुछ क्या कर सकता है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, पीपल्स पार्टी का ये ईमान है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये पीपल्स पार्टी का ईमान है। हम उस ईमान पे कायम है कि जब मुल्क के अवाम अपनी कुव्वत के साथ आगे बढ़ेगी तो कोई कुव्वत, चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि जनरल को, जो प्रेसिडेंट था, जो मुक्के दिखाता था, हमने उसको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, कोई एहसास किसी को पता भी नहीं पड़ा। तो हम वो सियासत करते हैं जिसमें अवाम की सोच और अवाम का विजन शामिल होता है, हम उनकी राय पे चलते हैं। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह सिंध असेंबली के बाहर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। वजीर आजम की गुज़श्ता रोज की तकरीर के हवाले से उन्होंने तनकीद की कि वजीर आजम ने लिखी हुई तकरीर पर इससे लगा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।